जो फिजिक्स सेकंड है, टोटल जो फिजिक्स के अंदर चैप्टर है हमारे बेटा वो हमारे 17 चैप्टर हैं। उसमें से आपके 1 से लेके 10 तक जो चैप्टर हैं वो आपके फर्स्ट फिजिक्स के हैं और 11 से लेके 17 तक चैप्टर आपके सेकंड बुक के हैं। तो उसमें जो हमारा 11वां चैप्टर है वो आपका 11वां चैप्टर है हमारा किरण प्रकाश की है। इसको बोलते हैं हम रे ऑप्टिक्स। तो यहाँ हमें ये ध्यान देना है कि जो हमारा 11वां चैप्टर है और प्लस 12वां चैप्टर है और प्लस 13वां चैप्टर है, ये टोटल मिला के हमारे पास बोर्ड के अंदर 14 नंबर के आते हैं हमारे पास। ध्यान रखना इस चीज़ का। टोटल चैप्टर हमारे पास 11, 12, 13 बोर्ड के अंदर 14 नंबर के आते हैं ये। तो इनमें हमें ये ध्यान देना है कि सबसे पहले यहाँ हमारी जो नॉलेज है वो 10th क्लास की काम आएगी। जो हमने 10th क्लास में पढ़ा है, जो प्रकाश का परावर्तन था, अपवर्तन था, उनके प्रतिबिंब थे, तो उसके बारे में यहाँ हमें बेटा जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रकाश की। तो यहाँ हमारे उसमें सबसे पहले जो स्थिति शुरू होती है वो होती है बेटा हमारी प्रकाश की। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तु देखने में मदद करता है। और प्रकाश की स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है कि ये जिस वस्तु पर आपतित होता है उस वस्तु को दृश्यमान बना देता है, उस वस्तु को स्पष्ट रूप से दिखा देता है। और प्रकाश वैसे हम कहते हैं कि हमारे अंदर जो कार्य करने की क्षमता होती है उसे हम ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास जैसे कहीं हमने बल्ब जलाया तो वो हमें प्रकाश देता है, कहीं ट्यूबलाइट जलाई हमने वो हमें प्रकाश देता है। तो ज़्यादा तो हम इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि आप 10th क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। तो हम यही बताएंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जो हमें वस्तु देखने में क्या करता है, मदद करता है या मददगारी होता है। अब प्रकाश की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 अवस्थाएं होती हैं। ये होता है हमारे पास एक दृश्य प्रकाश, एक होता है हमारे पास पराबैंगनी प्रकाश और एक होता है हमारे पास अवरक्त प्रकाश। तो सुनो बेटा ध्यान से, ये प्रकाश जो सूर्य से जो प्रकाश आता है वो हमारा उसके जो घटक होते हैं, जैसे आपने चैप्टर नंबर फिजिक्स के उनमें पढ़े होंगे, आपके जो वेक्टर और उनमें चल रहे होंगे 11th क्लास में के घटकों में वियोजित कीजिए। तो यहाँ जो प्रकाश का जो घटक होता है वो 3 स्पेसों में डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रकाश का जो घटक होता है। तो यहाँ सबसे पहला होता है हमारे पास दृश्य प्रकाश, नंबर 2 हमारे पास अवरक्त प्रकाश, वो पराबैंगनी प्रकाश, नंबर 3 हमारे पास अवरक्त प्रकाश। इस प्रकाश के द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं। वस्तुएं दिखाई देती हैं। इस अवरक्त प्रकाश की जो हमारी आंखों के लिए जो परास होती है वो हमने आपको बताया था कि 4 नैनोमीटर से लेके 7 नैनोमीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। यहाँ नैनो का मतलब आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा दिया होगा सर ने कि इसका मतलब होता है 10⁻⁻⁹ नैनो का मतलब। अब यहाँ
एक स्थिति हमारी समझ में आ गई कि साहब ये कहानी हमारी दृश्य प्रकाश की होती है कि जिससे हमें वस्तु दिखाई देती हैं और हमको जो देखने की क्षमता होती है वो 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर तक कह सकते हैं, या 4 नैनोमीटर से लेके 7 नैनोमीटर तक कह सकते हैं हम। इसके बाद हमारे पास आता है परावैंगनी प्रकाश। ये जो परावैंगनी प्रकाश आता है इसको हमारी पृथ्वी तक प्रकाश ये आ नहीं पाता है ओजोन परत के कारण। ये प्रकाश तो बहुत ज़्यादा हानिकारक है, इसलिए प्रकाश अवरक्त जो हमारे पास परावैंगनी प्रकाश है ये ओजोन परतों के द्वारा नहीं आ पाता है, वापस इसको क्या कर दिया जाता है, परावर्तित कर दिया जाता है। और तीसरा होता है हमारे पास अवरक्त प्रकाश। अवरक्त प्रकाश का मतलब होता है कि ये प्रकाश एक ऐसा है कि ये गर्मी महसूस कराता है। जैसे अब हम गर्मी में आपको पढ़ा रहे हैं या धूप में खड़े हैं तो उस जगह हमको क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, तो उस जगह हमारा क्या है, ये अवरक्त प्रकाश है बेटा। ये जैसे हमने धूप में कपड़े सुखाए तो वो किसके कारण सूखते हैं, अवरक्त प्रकाश के कारण सूखते हैं। अगर जैसे हम धूप में खड़े हो गए तो हमें गर्मी का आभास हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है, अवरक्त प्रकाश के कारण हो रहा है। तो ये हमारे प्रकाश की स्थिति है। और दूसरी बात यह है कि जो प्रकाश है, प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग इसको c से दर्शाते हैं, ध्यान रखना। दर्शाने को तो हम इसे b से भी दर्शा सकते हैं, लेकिन b नहीं है इस जगह पर। ये प्रकाश के वेग की वजह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि फिक्स होती हैं उनको दर्शाने वाली। तो इसका जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। अब यहाँ ये प्रकाश का वेग हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 1 सेकंड में जो प्रकाश की चाल होती है आपकी, वो होती है बेटा 3 × 10⁸ मीटर। अगर इसको बोलें तो 3, 4, 5, 6, 7, 8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, मतलब 2, 4, 6, 8, तो कितना हो गया तुम्हारा, 30 करोड़ हो गया। तो 1 मीटर में जो चाल होती है उसकी कितनी होती है, 30 करोड़ के समथिंग हमारी चाल होती है। बात समझ रहे हो। और जो हमारा प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो 499 सेकंड में आता है पृथ्वी पर। जो प्रकाश पृथ्वी पर आता है वो 499 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाता है। तो इसका सीधा सीधा बताएं तो 8 मिनट 16 सेकंड मान लो, या लगभग 19 के समथिंग होता है 20 मध्य में। तो 8 मिनट 19 सेकंड के समथिंग प्रकाश हमारा कहाँ पहुंच जाता है, पृथ्वी पर आ जाता है। चलो सब ये चीज़ क्लियर हो गई। हाँ भाई, ये चीज़ समझ में आ गई सबकी में। आगे देखिए, अब आगे हम बात करते हैं परावर्तन। परावर्तन का मतलब होता है परिवर्तन किसी चीज़ में। जैसे मान के चलो कि एक बॉल से हम दीवार से खेल रहे हैं, तो बॉल को हम दीवार पे फेंकते हैं, दीवार से बॉल लौट के वापस हमारे पास ही आ जाती है। उसे कहते हैं कि इसमें परावर्तन हो रहा है। अब जो परावर्तन है उसकी जो स्थिति डिपेंड करती है वो करती है हमारी किरणों पर। और जो प्रकाश आता है सूर्य से वो 2 रूपों में आता है। एक तो किरण रूप में आता है, एक तो किरण रूप में आता है, और एक आता है तुम्हारा तरंग रूप में। लेकिन किरण रूप में तो हमको दिखाई देता है, इस रूप में तो बेटा दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है, लेकिन इस रूप में हमको दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है। अब एक समस्या ये हो गई हमारे सामने कि दिखाई क्यों नहीं देता है, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि इसकी जो कोटि होती है वो 10⁻⁻⁷ मीटर की कोटि
होने के कारण प्रकाश तरंग रूप में दिखाई नहीं देता है। ठीक है भाई, इसके बाद ये चीज़ हमारी क्लियर हो गई कि प्रकाश की ये स्थितियाँ होती हैं। अब हम परावर्तन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम एक दर्पण की बात करते हैं। किसी दर्पण के एक हिस्से पर हम क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं। जैसे कोई हमने दर्पण ले लिया, दर्पण का कोई टुकड़ा ले लिया, उस पर हमने पॉलिश कर दी, या ऐसे कहें कि एक पारदर्शी हमने दर्पण ले लिया, उसके एक भाग पे पॉलिश कर दी, तो वो हमारा क्या बन गया बेटा, दर्पण बन गया। ठीक है, कांच का एक पारदर्शी हमने कोई टुकड़ा ले लिया। जैसे मान के चलो कि बेटा हमने ये एक दर्पण है हमारे पास, क्या है ये, दर्पण है ये। अब इसके एक भाग पर हमने पॉलिश कर ली। ऐसा फिक्स नहीं होता है कि आप ऊपर करें नीचे करें, कहीं भी कर सकते हो पॉलिश, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भाग अब आपका ये तो हो गया, आपका कैसा भाग हो गया, आपका परावर्तक तल। परावर्तक तल का मतलब होता है कि चमकदार तल हो गया हमारा ये। ठीक है, कैसा तल हो गया बेटे, चमकदार तल हो गया ये हमारा। अब यहाँ क्या है कि हमारे पास किसी माध्यम से कोई किरण आई हमारी, वो इस दर्पण से टकराई। अब पार तो जा नहीं सकती है क्योंकि इधर पॉलिश हो रही है, और जो पॉलिश हो रही है वो होती है हमारी सिल्वर की, या बोले तो हम इसको एक तरीके से प्राइमर की या रेड ऑक्साइड की पॉलिश होती है। इन पे ध्यान रखना दर्पणों पर बेटा। ये तुम देख रहे होंगे जो घर में हम दर्पण देखते हैं, उस पर कभी खोल के देखना, तो जो पॉलिश होती है उन पे प्राइमर की सी होती है। जो हम मार्केट से गाटर लाते हैं उन पे प्राइमर करते हैं ना, ऐसा प्राइमर उन पे होता है। कभी देखना इस चीज़ को गहराई से, तुम दर्पण को तोड़ के, तो उन पे ऐसा प्राइमर होगा या सिल्वर के कलर का प्राइमर होगा। तो यहाँ के बाद ये जो किरण आती है हमारी, इसको बोलते हैं बेटा हम, एक चीज़ ध्यान रखना, इस चैप्टर में किरण वाले में आपको निशान लगाना बहुत ज़रूरी है, एरो का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं लगाया आपने तो आपका डायग्राम गलत हो जाएगा, आपका डायग्राम प्रूफ नहीं हो पाएगा जिस चीज़ को आप प्रूव कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे बेटा हम आपतित किरण। अभी आ गई तो ये टकरा के वापस भी जाएगी, तो वापस उसी माध्यम में वापस चली गई। तो वापस चली गई तो बेटा इस पे हमने एरो का साइन ऐसे लगा दिया। इसको बोलेंगे हम परावर्तित किरण। अब इनके बीच में एक अविलंब होता है। अविलंब हम क्यों डालते हैं, इसका रीज़न क्या है कि एंगलों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, एंगलों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम अविलंब डालते हैं। तो ये बेटा हमने अविलंब डाल दिया, ये हमने अविलंब डाल दिया इसमें। तो आपतित किरण द्वारा जो एंगल बनता है वो बनता है हमारा आई, और जो इस परावर्तक पृष्ठ से या चमकदार पृष्ठ से जो किरण टकरा के जाती है उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो बनता है हमारे पास आर। इसको कहते हैं बेटा हम परावर्तन कोण, और इसको कहते हैं बेटा हम आपतन कोण। और ये होता है बेटा हमारा मूल बिंदु, ये हमारे पास मूल बिंदु होता है, ध्यान रखना। और ये होता है हमारे पास अविलंब। तो ये चीज़ हमारी समझ में आ गई कि कोई हमारे पास दर्पण है, उस पर पॉलिश कर दी हमने, और उस पर हमने कोई किरण हमारी आ रही है किसी माध्यम से,
वो इस चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस जा रही है, तो आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। जान टकरा के जो जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण द्वारा जो बनता है आपतन कोण बनता है, और जो वापस जाती है लौटकर उसके द्वारा जो एंगल बनता है वो परावर्तन कोण बनता है। अब इसकी जो परिभाषा है वो क्या बनेगी, जब कोई किरण किसी माध्यम से किसी चमकदार पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस पृष्ठ से टकराकर वो उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यह घटना क्या कहलाती है, हमारी परावर्तन की घटना कहलाती है, या इसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं बेटा। अब यहाँ प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये चीज़ हमें फिक्स ध्यान रखना चाहिए, और ये हमारे पास जो तीनों बिंदु हैं, तीनों किरणें हैं हमारे पास, ये मतलब एक हमारे पास आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और अविलंब, तीनों हमारे एक ही तल में स्थित होते हैं। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो अब हम दूसरी बात देखेंगे कि प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, वो किस प्रकार हैं उनको हम आपको बताते हैं। अब ये चीज़ ध्यान रखनी इसमें भी कि किरण हमारे जिस वेग से ये आ रही है, जैसे मान के चलो कि ये जिस वेग से आ रही है, ये 5 मीटर पर सेकंड के वेग से आ रही है, तो ये भी आपकी 5 मीटर पर सेकंड के वेग से ही वापस जाएगी, तभी हमारे परावर्तन के नियम का पालन होता है, अदरवाइज उनके नियम का पालन नहीं होगा। फिर तो ये 5 की स्पीड से आ रही है, ये 4 की स्पीड से जा रही है, तो फिर तो कोई बात ही नहीं बनेगी। फिर तो हमारे पास दोनों एंगलों को बराबर ही नहीं बताओगे तुम परावर्तन के नियम में। तो देखिए आगे, प्रकाश के परावर्तन के नियम, अगले हेडिंग है प्रकाश के परावर्तन के नियम हमारे 2 होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम होते हैं। नंबर एक ध्यान रखो, आपतित किरण कोमा परावर्तित किरण कोमा अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम क्या है भाई कि आपतन कोण आई बराबर होता है परावर्तन कोण आर के, या ऐसे कह सकते हैं कि कोण आई बराबर के कोण आर, ये दोनों हमारे कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस चीज़ को आप नोट कर लें कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम होते हैं। नंबर 1 आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण आई, प्रकाश की किरणें आ रही हैं। अब ये किरणें आ रही हैं तो सपोज करो कि यहाँ हमने एक हमने कोई इंस्ट्रूमेंट ले लिया, कोई वस्तु ले ली,
तो यहाँ से जो प्रकाश आ जाएगा तुम्हारा यहाँ होगा, ये तो गुजर जाएगा, ये तो ऐसे गुजर जाएगा, ये ऐसे गुजर जाएगा। तो इसके यहाँ क्या है, आपका कुछ प्रकाश जाएगा और कुछ प्रकाश ये क्या कर लेगा, उसको अवशोषित कर लेगा। इसके कारण क्या हो जाएगी, हमारी क्या हो जाएगी, इसके कारण छाया हो जाएगी। जो छाया हो जाती है, जैसे कहते नहीं कि जैसे प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है, अब यहाँ इसके बीच में कोई अवरोध आ गया, तो अवरोध आ गया, प्रकाश रुक गया। अब इसका प्रतिबिंब होगा वो यहाँ आके बनेगा, इसका छाया का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा, यहाँ आके बनेगा छाया का प्रतिबिंब। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि प्रकाश, कई चीज़ तो ऐसी होती हैं कि बिल्कुल ही प्रकाश को नहीं जाने देती हैं। जैसे पेड़ के नीचे हम बैठे हैं, तो पेड़ के नीचे जैसे सूर्य का प्रकाश आ रहा है, तो उसमें थोड़ा बहुत सूर्य का प्रकाश निकल आता है, पारगमन कर जाता है। कुछ ऐसा होता है कि बिल्कुल ही नहीं आता, सबको अवशोषित कर लेता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम चल रहे हैं, अगली हेडिंग है हमारी दर्पण। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी दर्पण। बेटा दर्पण जो होते हैं हमारे, दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा समतल दर्पण और एक होता है बेटा हमारा गोलीय दर्पण। फिर गोलीय दर्पण बेटा हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं हम, दूसरा नाम है इसका अविसारी दर्पण, और एक दूसरा नंबर होता है उसका उत्तल दर्पण, और इसको बोलते हैं हम अपसारी दर्पण। अब पहले इनको समझो। ये दर्पण तो मैंने बता दिया तुमको कि एक हमारे पास कोई कांच का कोई पृष्ठ है, उस पर हम पॉलिश कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, दर्पण कहलाता है। अब आओ समतल दर्पण पर। तो समतल दर्पण ऐसा होता है कि एक कांच का एक समतल पृष्ठ जिस पे हम पॉलिश कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। जिसका पृष्ठ कैसा होना चाहिए, समतल होना चाहिए, तभी उसको आप समतल दर्पण कहोगे, अदरवाइज नहीं कह पाओगे। समतल दर्पण में एक रीजन है, वो क्या रीजन है, वो ये रीजन है कि जो समतल दर्पण है तुम्हारा, इसका जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब इसका जितनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी होगी, जितनी दूरी पर आपकी वस्तु रखी होगी उतनी ही दूरी पर इसका इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। किसका, समतल दर्पण में। ध्यान रखना इस चीज़ का। जैसे ये कोई हमारे पास समतल दर्पण है, अब यहाँ हमारे पास ये कोई वस्तु रखी है, मान के चलो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर मान लो इसको, तो यहाँ इसका जो इमेज बनेगा वो कितने पे बनेगा बेटा, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा इसका जो इमेज है, प्रतिबिंब, इसका ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट एक तो वस्तु को हम बिंब कह देते हैं फिजिक्स की भाषा में, एक हम उसको वस्तु तो है ही हमारे पास, और एक ऑब्जेक्ट कह देते हैं। और इमेज, प्रतिबिंब, वो हमारे उसके दो नाम होते हैं। तो ये चीज़ हमारी समझ में आ गई। अब गोलीय दर्पण क्या होता है बेटा, इनको नोट कर लें, इसके बाद मैं ले रहा हूँ अब गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण जो होता है हमारा, एक खोखला गोला होता है। क्या होता है, खोखला गोला होता है। खोखले गोले को हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। अब दर्पण कब कहेंगे, जब उस पर हम पॉलिश करेंगे। वो कैसे करेंगे पॉलिश, वो देखो, इसको नोट कर लो भाई। आगे देखो, ये हमारे पास खोखला गोला है, इसके हमने यहाँ से इसको काट लिया, और इधर बेटा हमने यहाँ से इसको काट लिया। तो इसके बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश कर दी हमने, और इसके अंदर के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी हमने बेटा। पॉलिश तो उसी की होगी, सिल्वर या
सिल्वर बोलो या इसको आप रेड ऑक्साइड बोलो या प्राइमर बोलो, पॉलिश तो आपकी उसी की होगी। तो अब इस पे हमने क्या किया, गोले दर्पण को काट के हमने उस पर क्या कर दिया भाई, पॉलिश कर दी। पॉलिश करने के बाद बेटा इसके दो हिस्से हो गए, एक तो ये हिस्सा हो गया और एक ये हिस्सा हो गया। तो इसका मतलब एक हिस्सा तो हमारे पास, इसको इधर ले लो, हमारे पास एक हिस्सा ये हो गया, तो इस पे बाहर पॉलिश है, और इस पे एक हिस्सा ये है हमारा, इस पे अंदर पॉलिश है। ठीक है भाई, इस पे अंदर पॉलिश है। अब इस पे जो बाहर पॉलिश होती है हमारी, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम अवतल दर्पण या अविसारी दर्पण। अविसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, ये किरणों को एक साथ क्या करता है, इकट्ठा करता है बेटा। और जिसके अंदर पॉलिश होती है उसको बोलते हैं हम उत्तल दर्पण। इसको आप उभरा हुआ पृष्ठ कह सकते हो, बाहरी पृष्ठ कह सकते हो, और इसको ढसा हुआ पृष्ठ कह सकते हो, इसको अंदर का पृष्ठ कह सकते हो। तो अंदर के पृष्ठ पे पॉलिश होगी वो तो हमारा उत्तल होगा, और बाहरी पृष्ठ पर पॉलिश होगी वो हमारा क्या होगा भाई, अवतल होगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलें भाई, ये नोट कर लिया, इसको नोट कर लो आप। चलो आगे देखिए, तो किसी को कोई परेशानी हो तो बोल सकता है, पूछ सकता है, कोई भी बच्चा, कोई और स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि ये पार्ट पहला आपका क्लियर नहीं हुआ तो आपके जो 6 पार्ट इसके ऊपर निर्भर हैं वो आपके क्लियर नहीं हो पाएंगे। इसमें आपको बेस अच्छी तरह से अपना सुधार के चलना होगा, क्योंकि ये चीज़ हमारी एक ऐसी है कि ये हमारे जो 6 चैप्टर हैं उन पर डिपेंड करेगा। ये हमारा 11 चैप्टर है जो। तो देखो आगे, आगे चलते हम। गोलीय दर्पण की कुछ मुख्य परिभाषाएं। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये कोई हमारे पास दर्पण है, दर्पण कोई सा ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये हमने आपका अवतल दर्पण ले लिया। ध्यान रखना, ये हमारा मुख्य अक्ष होता है और यहाँ आपका ध्रुव होता है। इसको और समझो, हमें लाला समझ में आ रहा हो, तुम्हारी में ना आ रहा हूँ। लाला ये टाइम ओवर है, वही हटेगो यार, म्यूट कर दो आवाज़। हेलो, ये आवाज़ मत करो बेटा, अपने अपने चैनल को म्यूट कर लो, ये आवाज़ आपकी कई लोगों की आ रही है। हमने इस दर्पण को माना M1 और M2, X1 वो X और Y भी मान सकते हो इसको। ये मैं कर दूंगा म्यूट भाई यहाँ से, फिर आप लोगों को क्या करूं। आवाज आ रही है? इनको म्यूट कर दो, ये सबकी आवाज़ आ रही है। मैं करता हूं। ये आपकी जो रेखा है ये आपकी मुख्य अक्ष है बेटा। हाँ, तो ये हमारे पास बेटा मुख्य अक्ष है, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब इसकी परिभाषा कैसे बनेगी, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ध्रुव।
सबसे पहले लेते हैं हम ध्रुव, जिसको पोल कहते हैं इंग्लिश में। तो ये ध्रुव क्या होता है हमारा, जो हम गोलीय दर्पण को काटते हैं उसके मध्य बिंदु पर, गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु पर, जैसे ये हमने कोई गोलीय दर्पण काटा उसमें से, इसका मध्य बिंदु ये हो गया हमारे पास, भाई मध्य बिंदु बीच में ही होता है, तो ये हमारा क्या है बेटा, ध्रुव है। ये हमारे पास क्या है, ये ध्रुव है। तो ध्यान रखना, गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं, हम ध्रुव कहते हैं। अब वक्रता, अगली हेडिंग आती है हमारी नंबर 1, ये हो गया। नंबर 2 वक्रता, वक्रता त्रिज्या। ठीक है भाई, तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है हमारे बेटा, गोलीय दर्पण को जिस केंद्र से काटा जाता है, गोलीय दर्पण को जिस केंद्र से काटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सॉरी गलत हो गया बेटा, ये हमारे पास ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है, ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है बेटा हमारे पास, इसको ध्यान रखना, कैपिटल R से दर्शाते हैं, इसको C से दर्शाते हैं। तो गोलीय दर्पण को जिस केंद्र से काटा जाता है, गोलीय दर्पण को जिस केंद्र से काटा जाता है उस केंद्र को क्या कहते हैं, हम वक्रता केंद्र कहते हैं, जिसे हम C से व्यक्त करते हैं। जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं बेटा, C से व्यक्त करते हैं। अब हम बात आती है हमारी के अगला हेडिंग आता है हमारा फोकस तल। फोकस तल या मुख्य फोकस। ध्यान रखना, इसको कैपिटल F से दर्शाते हैं। जब हमारे अनंत से जो किरणें आती हैं, दर्पण से जो टकराती हैं, टकरा के जो जिस तल से होकर गुजरती हैं उसे कहते हैं हम क्या, मुख्य फोकस या फोकस तल। ठीक है भाई, अब ये मुख्य फोकस है, कहां से कहां तक ये लिखे थे उसमें, C से F तक है, जैसे क्या लिख तो रहा है, सारी चीजें लिख रहा, उसमें लिखा हुआ था मुख्य फोकस R। क्या ये वक्रता त्रिज्या है, कहां से कहां तक है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है, ध्रुव से लेके केंद्र C तक। से लेके P तक। हाँ, लिखो कहां लगी, वो तो मैंने बोल दी ना, बोल दी तो बता दो यार, लिख लेंगे वो, या पहले C से P तक वक्रता त्रिज्या। बेटा ध्रुव से लेके वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं हम, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ध्रुव कौन सा है, ध्रुव हमारे पास जो C से लेके P तक मिला, समझो जैसे अच्छा। C से लेके P तक, वो मैं लिख बोल दी थी, C से P तक, C से P तक। हाँ ये तो वक्रता त्रिज्या हो गई। ठीक है, ध्रुव कौन सा है इसमें, F। ध्रुव हमारे पास होता है कि जो दर्पण होता है हमारे पास, गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग के मध्य बिंदु को P हमारे पास बेटा क्या होता है, ध्रुव होता है। P लिख दो कोष्ठक में। ये अब P। वक्रता केंद्र कौन सा है अपना, वक्रता केंद्र हमारे पास बेटा ये है। हमारे पास गोलीय दर्पण जिस केंद्र से काटा जाता है, गोलीय दर्पण को जिस केंद्र से काटा जाता है उसको हम कहते हैं वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, ये जैसे हमारे पास कोई गोली है, ये दर्पण है, हमने यहाँ से इसको काट दिया, ये इसका जो सेंटर पॉइंट है इसको कहेंगे हम क्या, वक्रता केंद्र कहेंगे इसको। हाँ, इसके बाद अब आता है हमारे पास फोकस तल। फोकस तल या मुख्य फोकस। हाँ, हमारे पास जो किरण अनंत से आती हैं, इस दर्पण से टकरा कर जिस तल से होकर जाती हैं, जिस तल से होकर जाती हैं वो यहाँ होकर जाएंगे बेटा, तो उस तल को कहते हैं हम फोकस तल या मुख्य फोकस। अब ये किरण लिखो, किरण, ये प्रकाश की किरण है, ये गुरुदेव उसमें समझाई जाती है जब वो बनाते हैं इमेज, प्रतिबिंब बनाते हैं तब। तो ये बेटा ध्यान रखना, इस फोकस तल से होके जाएगी ये। फिर इसके लिए अलग अलग डायग्राम होते हैं बहुत सारे, ये तो हर टॉपिक में डायग्राम मांगता है। अब बेटा आता है हमारा फोकस
दूरी, फोकस दूरी आता है बेटा हमारे पास फोकस तल और ध्रुव। फोकस तल और ध्रुव के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल, फोकस तल और ध्रुव तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। अब हमारे पास मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम भाई? मुख्य अक्ष कहते हैं। ये ध्रुव है और ये वक्रता केंद्र है।